हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। हम लोग रियल एनालिसिस से स्टार्ट किए हुए थे। रियल एनालिसिस का ये चैप्टर सीक्वेंस चल रहा है और उसका ये लेक्चर नंबर 11 है। शुरुआती 10 लेक्चर्स में हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को देख चुके हैं। मोनोटोनिक कन्वर्जेंस, मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, कोसी सीक्वेंस क्या होता है, ओसिलेटरी सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस की लिमिट क्या होती है, और ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो है जो सीक्वेंस के चैप्टर में आते हैं, उन सारे चीज़ों को हम लोग देख चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले सब सीक्वेंस क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप पिछले लेक्चर्स को नहीं देखें तो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वो सारे लेक्चर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बेल का आइकन आएगा, उसको भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे वीडियोस के अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहे। अगर आप टीजीटी पीजीटी से संबंधित कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से आपको आयुष्मान क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेना है और वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन करके कोर्सेज को आप परचेज कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8128618579। इस पे आप व्हाट्सएप करके किसी भी कोर्स के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। तो आज का हमारा टॉपिक है सब सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन आपको बताऊंगा। कहा जा रहा है कि इफ ए एन बी अ गिवन सीक्वेंस, then the sequence bn is said to be subsequence of an if the terms of bn are terms of an and occur in the same order as in the sequence an। ठीक है। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले अगर आपको एक सीक्वेंस दे दिया जाए, चलिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। एक सीक्वेंस हम ले लेते हैं ए एन इज इक्वल टू, सपोज मैं ए एन इज इक्वल टू ले रहा हूँ, ए एन इज इक्वल टू 1। ठीक है। ए एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ठीक है। ये मैं एक सीक्वेंस ले रहा हूँ। ठीक है। अब एक नया मैं सीक्वेंस बनाने जा रहा हूँ बी एन। ठीक है। और जिसमें हमारे जो टर्म्स आएंगे वो कहाँ से आएंगे, जो ए एन के टर्म्स है वहीं से हमको टर्म्स को लेना है। जैसे मैंने 1 को ले लिया, ठीक है। मैं 3 को ले लिया, ठीक है, 1 3 ले लिया। मैं 4 को भी ले सकता हूँ, ऐसा जरूरी नहीं कि और टर्म्स को लूँ। मैं 1 को ले लिया, 3 को ले लिया, 4 को ले लिया, ठीक है। फिर मैं 6 को ले लेता हूँ। तो इस तरीके से मैंने कुछ टर्म्स यहाँ से ले लिए। तो ये भी एक सीक्वेंस बना है। बी एन को अब की बार हम क्या कहेंगे, बी एन हमारा ए एन का क्या है, सब सीक्वेंस है। ठीक है। बी एन हमारा क्या है, ए एन का सब सीक्वेंस है। इसमें बस एक ही चीज इंपॉर्टेंट होती है, जैसे एक और नया सीक्वेंस में बनाता हूँ, सपोज सी एन मैंने बना दिया। ठीक है। एक नया और सीक्वेंस में बनाता हूँ सी एन। इसमें भी मैं जो टर्म्स लूंगा वो कहाँ से लूंगा, ए एन के से, ए एन के टर्म्स से मैं लूंगा। ठीक है। जो ए एन में, ए एन सीक्वेंस में जो टर्म्स हैं वहीं से मैं इसके भी टर्म्स लूंगा। ठीक है। जैसे मैंने ले लिया 1 ले लिया, ठीक है। फिर मैंने क्या ले लिया, सपोज 6 ले लिया। फिर मैंने कितना ले लिया, 3 ले लिया। फिर मैंने कितना ले लिया, 5 ले लिया, एंड सो ऑन। अब देखिए यहाँ प्रॉब्लम ये हो रही है कि यहाँ पे जो ऑर्डर था ए एन में, जो टर्म्स आ रहे थे उनके ऑर्डर को मैंने यहाँ पे बदल दिया, मतलब गड़बड़ कर दिया ऑर्डर। देखिए जैसे यहाँ पे पहले क्या आ रहा था, 1 आ रहा था, फिर क्या आ रहा था, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। लेकिन देखिए यहाँ पे 1 के बाद क्या आ जा रहा है, 6 आ जा रहा है। और फिर क्या आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर है वो गड़बड़ हो रहा है। ये डेफिनेशन देखिए हमने यहाँ पे लिख रखा है कि लेट ए एन बी ए गिवन सीक्वेंस, देन द सीक्वेंस बी एन इज सेड टू बी सब सीक्वेंस ऑफ ए एन। जबकि दो कंडीशन हो चाहिए, इफ टर्म्स ऑफ बी एन आर टर्म्स ऑफ ए एन, मतलब जो बी एन में हम टर्म्स लेंगे वो कहाँ से, वो टर्म किसके होंगे, ए एन के होंगे, पहली बात। और दूसरी बात क्या, एंड अकर इन द सेम ऑर्डर, अकर इन द सेम ऑर्डर एज इन द सीक्वेंस ए एन। और वो टर्म्स ए एन में जिस जिस मतलब जिस ऑर्डर में आए थे उसी ऑर्डर में सी एन में भी दिखने चाहिए। मतलब पहले अगर ऊपर ऊपर अगर जैसे पहले 3 दिखा था और फिर क्या दिखा था, 5 आना चाहिए था, उसके बाद क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए था। यहाँ पे पहले 6 आ गया, फिर बाद में क्या आ गया, 3 आ गया, फिर बाद में 5 आ गया। इसका मतलब जो ये हमारा सी एन है वो सब सीक्वेंस नहीं है ना। सी एन हमारा सब सीक्वेंस नहीं है किसका, ए एन का। जबकि बी एन हमारा क्या है, बी एन इज द सब सीक्वेंस ऑफ ए एन। ठीक है। बी एन इज सब सीक्वेंस ऑफ, बी एन इज सब सीक्वेंस ऑफ ए एन। तो आई होप आसो आपने सब सीक्वेंस के डेफिनेशन आप समझ गए होंगे। बस इसमें एक ही चीज इंपॉर्टेंट होता है कि जो नया सीक्वेंस बनाने जा रहे हैं उसके टर्म्स कहाँ से आने चाहिए, पुराने वाले से आने चाहिए। और दूसरी बात, जो पुराने वाले में ऑर्डर मेंटेन है वही ऑर्डर इसमें होना चाहिए। पुराने वाले में ऑर्डर मेंटेन करने का मतलब, अगर उसमें पहले 3 आया है तो यहाँ पहले 3 आया है, बाद में 5 और 6 आया, तो यहाँ पे भी पहले 3 और बाद में 5 और 6 आना चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बी एन हमारा क्या हो जाएगा, ए एन का सबसीक्वेंस हो जाएगा और सी एन हमारा ए एन का सबसीक्वेंस नहीं होगा। ठीक है। आई होप सो आप डेफिनेशन समझ गए होंगे सबसीक्वेंस की क्या है। आगे चलिए कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को हम लोग देखते हैं। पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारा ये है
एवरी सीक्वेंस इज द सब सीक्वेंस ऑफ इटसेल्फ। जैसे आप सेट थ्योरी में पढ़े थे कि कोई भी सेट खुद का क्या होता है, सबसेट होता है, ऐसे ही जो एवरी सीक्वेंस इज द सब सीक्वेंस ऑफ इटसेल्फ। ठीक है। दूसरा देखिए हमारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है, इफ ए सीक्वेंस कन्वर्जेस टू एल, अगर कोई सीक्वेंस है ए एन, अगर सपोज वो क्या करता है, इफ ए सीक्वेंस कन्वर्जेस टू एल, कोई सीक्वेंस मान लीजिए ए एन है जो कि एल की तरफ क्या करता है, कन्वर्ज करता है, देन एवरी सब सीक्वेंस ऑफ ए एन ऑल्सो कन्वर्जेस टू एल। तब हम इसका कोई भी सब सीक्वेंस, जनरली सब सीक्वेंस जैसे ए टू एन लिख दिया जाता है ना। ए टू एन का मतलब, इसे ए एन का मतलब इसमें सारे नेचुरल नंबर ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव आने वाले हैं। इसमें ए टू एन का मतलब ए टू ए फोर ए सिक्स ए एट आने वाला है। इसमें जो टर्म्स आएंगे वो कुछ कम आएंगे, ठीक है ना, ए एन से कुछ कम आएंगे। ये उसका सब सीक्वेंस है। और कौन सा, इवन टर्म्स का, इवन टर्म्स हमने ले लिया और उसका एक क्या बना दिया, सीक्वेंस बना दिया। ऐसे ही सब सीक्वेंस लिखने का और भी तरीका क्या, ए टू एन माइनस वन, मतलब जो और टर्म्स का हमने क्या बना दिया, सीक्वेंस। ए एन के जो और टर्म्स है उसको लेके मैंने क्या बना दिया, सीक्वेंस बना दिया। तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई सीक्वेंस एल की तरफ कन्वर्ज होता है तो उसके जितने भी सब सीक्वेंस होंगे, जैसे ए टू एन मैंने बना दिया, ए टू एन माइनस वन बना दिया, ए फोर एन प्लस वन मैं बना सकता हूँ सब सीक्वेंस, ठीक है, ए सिक्स एन माइनस फोर मैं बना सकता हूँ सब सीक्वेंस। तो जितने भी सब सीक्वेंस आप इसके बना सकते हैं, जितने भी सब सीक्वेंस तो इन्फिनिटली में नहीं बनेंगे, जितने भी आप इसके सब सीक्वेंस बनाएंगे वो सब भी कहाँ, किधर की तरफ कन्वर्ज करेंगे, वो भी एल की तरफ क्या करेंगे, कन्वर्ज करेंगे। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। थर्ड रिजल्ट देखिए क्या है, इफ द सबसीक्वेंसेस ए टू एन माइनस वन, ठीक है, एंड ए टू एन कन्वर्जेस टू द सेम लिमिट एल, देन द सीक्वेंस कन्वर्जेस टू एल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है सीक्वेंस चैप्टर में। कहा यह जा रहा है कि ऊपर देखिए क्या कहा जाता है कि अगर कोई सीक्वेंस एल की तरफ कन्वर्ज करता है तो उसके जितने भी सब सीक्वेंसेज हैं वो भी एल की तरफ क्या करेंगे, कन्वर्ज करेंगे। यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर ऑड टर्म्स को लेके हमने जो सीक्वेंस बना दिया उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, ए टू एन माइनस वन से। और इवन टर्म्स को लेके जो हमने सीक्वेंस बना दिया ए टू एन, ठीक है, अगर ये कहाँ कन्वर्ज करता है, एल की तरफ, और ये भी कहाँ करता है कन्वर्ज, एल की तरफ, तो यहां से हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो हमारा ओरिजिनल सीक्वेंस ए एन है वो भी कहाँ की तरफ कन्वर्ज करेगा, वो भी एल की तरफ क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आइए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये है कि इफ ए एन इज इक्वल टू वन प्लस माइनस वन की पावर एन अपॉन एन, वेयर एन बिलोंग्स टू एन, देन द सीक्वेंस ए एन इज व्हाट। फर्स्ट ऑप्शन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड इज कन्वर्जेंट टू वन, monotonically decreasing and is convergent to one. Third option is neither monotonically increasing nor monotonically decreasing but is convergent to one. और फोर्थ ऑप्शन क्या है, डाइवर्जेंट है। देखिए जनरली सब सीक्वेंस का इस्तेमाल, एक छोटा सा हिंट मैं आपको बता रहा हूँ, जनरली जब भी क्वेश्चन में माइनस वन की पावर एन टाइप की चीज आपको दिख जाए, माइनस वन की पावर एन या माइनस वन की पावर एन माइनस वन या माइनस वन की पावर एन प्लस वन, इस टाइप का जो है कोई टर्म अगर आपको दिख जाए सीक्वेंस में, तो समझ लीजिए कि वहां पे सब सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट बहुत अक्सर करके सब सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट वहां पे अप्लीकेबल होता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे मतलब क्या है, ये पूछ रहे हैं कि ये क्या है, मोनोटोनिकली, दो बातें पूछ रहे हैं, एक तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, ये बात पूछ रहे हैं, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। दूसरी बात ये कन्वर्जेंट है कि नहीं, ये बात ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कन्वर्जेंट की बात हम लोग को अगर देखना है तो मैं क्या करूंगा, मैं ए टू एन बना लेता हूं। ठीक है ना, ए टू एन हम लोग बना लेते हैं। ए टू एन का मतलब इसके जो इवन टर्म्स हैं उसका एक सीक्वेंस बनाते हैं ए टू एन। तो क्या करना क्या है आपको, वन प्लस माइनस वन की पावर, जहां पे एन है वहां पे मैं टू एन रख दूंगा, तो कितना हो जाएगा टू एन, और नीचे डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, टू एन हो जाएगा। ठीक है, तो कितना बन गया, वन प्लस माइनस वन की पावर, माइनस वन की पावर टू एन जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस वन डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, टू एन हो जाएगा। अब मैं अगर लिमिट लगा दूं, ठीक है, अगर मैं लिमिट लगा दूं कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी और वन प्लस वन बाई टू एन, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, वन प्लस वन बाई इन्फिनिटी, वन बाई इन्फिनिटी कितना होता है, जीरो, वन आ गया, वन का मतलब क्या हो गया, फाइनाइट आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए टू एन है, ठीक है, ये जो ए टू एन सब सीक्वेंस बना, ये कहां तक की तरफ कन्वर्ज कर रहा है, ये वन की तरफ कन्वर्ज कर रहा है। एक बात तो क्लियर हो गई। अब हम लोग क्या बना लेते हैं, अब हम लोग बना लेते हैं ए टू एन माइनस वन बना लेते हैं। ए टू एन माइनस वन का मतलब ये है कि जो और टर्म्स है उसका मैं उसको लेकर मैं एक सब सीक्वेंस बना रहा हूं। तो इसमें मैं क्या लिखूंगा, वन प्लस, इसी डेफिनेशन में मैं एन को हटा के कितना पुट कर दूंगा, टू एन माइनस वन पुट कर दूंगा। ठीक है, टू एन माइनस वन, तो ये कितना आ जाएगा, वन प्लस वन और माइनस वन की पावर ऑड नंबर करेंगे, ऑड पावर करेंगे तो कितना आएगा, माइनस वन आ जाएगा, तो वन माइनस वन अपॉन टू एन माइनस वन आ जाएगा। अब मैं अगर लिमिट लगा दूं, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए टू एन माइनस वन, तो ये कितना आ जाएगा, वन माइनस वन अपॉन
इन्फिनिटी, ठीक है ना, और कितना आ जाएगा 1/इन्फिनिटी 0, मतलब कुल मिला कितना आ गया 1, और 1 कैसा है, फाइनाइट नंबर है। इसका मतलब ये हो गया, ये जो सब सीक्वेंस a2n-1 है, जो ऑड टर्म्स लेके बनाया गया है, वो भी क्या करता है, 1 की तरफ कन्वर्ज करता है। अभी थोड़ा देर पहले देखिए, पिछले स्लाइड में हम लोगों ने एक रिजल्ट लिखा कि अगर a2n-1 और a2n ये दोनों क्या करते हैं, सेम लिमिट की तरफ अगर कन्वर्ज करते हैं, तो हम कहते हैं कि जो हमारा ओरिजिनल सीक्वेंस है वो भी l की तरफ क्या करता है, कन्वर्ज करता है। तो देखिए a2n हमारा क्या हो रहा है, a2n भी 1 की तरफ कन्वर्ज कर रहा है, और a2n-1 जो सब सीक्वेंस है वो भी 1 की तरफ कन्वर्ज कर रहा है। इससे हम लोग कंक्लूजन ये निकालेंगे, जो हमारा ओरिजिनल सीक्वेंस an है वो क्या करेगा, 1 की तरफ क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो कन्वर्जेंट टू 1 तो हो गया, तो इसका मतलब डी ऑप्शन तो इनकरेक्ट है। ठीक है, अब बात आती है कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, यही बात हमको अब चेक करना बाकी है। ठीक है, अब हमें मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग को चेक करना बाकी है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या था, ए एन हमारा था, ए एन इज इक्वल टू, एक बार मैं क्वेश्चन को देख लेते हैं, ए एन इज इक्वल टू, ठीक है, ए एन इज इक्वल टू हमारे पास था 1 + -1 की पावर n अपॉन n। ठीक है, ये हमारा ए एन था। अब मैं कुछ इसके टर्म्स लिखना चाहता हूँ, जैसे मैं ए वन को अगर लिखूं, मतलब एन इज इक्वल टू 1 पुट कर दें, तो 1 - 1 अपॉन 1 आ जाएगा। ए टू अगर मैं पुट कर दूं तो कितना आ जाएगा 1, और प्लस, ठीक है, -1 का स्क्वायर करना है और डिवाइडेड बाई क्या करना है, 2 करना है, मतलब कितना हो जाएगा 1 + 1/2 का मतलब कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। फिर अगर मैं ए थ्री की बात करूं अगर, तो 1 - 1/3 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2/3 हो जाएगा। फिर मैं अगर ए फोर की बात कर दूं, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 + 1/4 आ जाएगा। ठीक है ना, कितना आ जाएगा 5/4 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये ए वन कितना आ रहा था, -1 की पावर 1/1, मतलब 1 - 1 कितना आ रहा था, 0 आ रहा था। अब देखिए अगर मैं इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करूं, तो जो हमारा पहला टर्म है a1 वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है हमारा 0। ठीक है, जो दूसरा टर्म है वो कितना आ रहा है, ये हमारा a1 है। a2 जो हमारा आ रहा है वो कितना आ रहा है, a2 इज इक्वल टू 3/2 आ रहा है। ठीक है, 3/2 आ गया। और फिर देखिए a3 की अगर हम लोग बात करें, a3 थर्ड टर्म जो हमारा है वो कितना आ रहा है, 2/3 आ रहा है। देखिए यहाँ ये 0 से आगे बढ़ रहा है, कहाँ 3/2 की तरफ चलिए, अब हम इंक्रीजिंग की डायरेक्शन में बढ़ रहे थे, लेकिन ये फिर से 3/2 से कहाँ पे घट के चला गया, ये घट के चला गया कहाँ पे, 2/3 पे। तो यहाँ पे कुछ देर के लिए इंक्रीज कर रहा है, कुछ देर के लिए क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ना तो ये इंक्रीजिंग है ना तो ये डिक्रीजिंग। अगर इंक्रीजिंग होता तो इसके टर्म्स की वैल्यू आगे क्रमशः जो बढ़ती जाती, और अगर ये डिक्रीजिंग होता तो इसके टर्म्स की जो वैल्यू है क्रमशः घटती जाती। बट यहाँ पे कुछ कभी बढ़ रहा है, फिर कभी क्या हो रहा है, घट रहा है, फिर कभी बढ़ रहा है, फिर क्या हो रहा है, घट रहा है। इसका मतलब ना तो ये इंक्रीजिंग है ना तो ये डिक्रीजिंग है। तो आइए ऑप्शंस में देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन। पहला ऑप्शन में कह रहे हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, गलत है, इंक्रीजिंग नहीं है। दूसरे ऑप्शन में कह रहे हैं मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, ये भी रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन में कह रहे हैं नाइदर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग नॉर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ना तो ये इंक्रीजिंग है ना तो डिक्रीजिंग, बट इज कन्वर्जेंट टू 1, लेकिन 1 की तरफ कन्वर्ज कर रहा था। यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, द सीक्वेंस 1 + -1 की पावर -1 होल टू द पावर n हैज exactly 1 constant subsequence, exactly 2 constant subsequence, exactly 3 constant subsequence, exactly 4 constant subsequence। देखिए मैंने आपको बताया था, जब भी क्वेश्चन में -1 की पावर n टाइप की चीज दिख जाए तो समझ लेना है कि आपको सब सीक्वेंस का यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो वर्क करने वाला है। ठीक है ना, अब देखिए अगर ये -1 की पावर, बस दो ही चीज हो सकता है, अगर वो इवन हुआ, अगर -1 की पावर क्या हुआ, इवन हुआ, तो वो +1 आ जाएगा, और -1 की पावर अगर क्या हुआ, ऑड हुआ, तो वो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। बस इसके अलावा तो और कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है ना, इसका मतलब अगर आप इसको ए एन बोल रहे हैं, ये अगर nth टर्म है 1 + -1 की पावर n, तो a2n इसका मैं एक सबसिक्वेंस बनाऊं, ठीक है ना, a2n तो कितना बनने वाला है, 1 + -1 की पावर 2n। ठीक है, इसका मतलब 1 और -1 की पावर इवन करेंगे कितना आ जाएगा, +1, इसका मतलब कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब इसका जो हम एक सबसिक्वेंस a2n बनाएंगे, उसमें सिर्फ क्या आने वाला है, उसमें 2 2 2 2 2 आने वाला है। ठीक है ना, ये इसका एक सबसिक्वेंस बन गया। इसी तरीके से अगर मैं a2n-1 बनाने जाऊं, तो क्या हो जाएगा, 1 + -1 की पावर कितना हो जाएगा, 2n-1। इसका मतलब 1 और -1 की पावर ऑड, मतलब कितना आ जाएगा, -1, 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब जो हमारा ये दूसरा सबसिक्वेंस बनेगा वो कितना बनेगा, 0 0 0 0 0, इस तरीके से इसका दूसरा सबसिक्वेंस बनेगा। ठीक है ना, इसका मतलब ये हो गया
कि इसके जो है जो कांस्टेंट सबसीक्वेंस की अगर हम लोग बात करें, देखिए अगर आप पूरे अगर सीक्वेंस को अगर आपको डिटेल में लिखना है, जैसे इसको आप डिटेल में लिखना चाहते हैं, सपोज एन को आप डिटेल में लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या लिख पाएंगे? इसको डिटेल में अगर लिखेंगे तो फर्स्ट टर्म कितना आने वाला है? इसका जो फर्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा? ऑड, ऑड का मतलब कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। फिर कितना आ जाएगा? टू आ जाएगा। फिर कितना आ जाएगा? जीरो। फिर कितना आ जाएगा? टू आ जाएगा। फिर कितना आ जाएगा? जीरो। फिर कितना आ जाएगा? टू आ जाएगा। फिर कितना होगा? जीरो टू। ये हमारा ओरिजिनल सीक्वेंस है, ठीक है। अब इसका जो सब सीक्वेंस बनेगा, एक सब सीक्वेंस हमने क्या बना लिया? इवन वाला ले लिया, टू 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 टू, ठीक है। और एक हमने क्या ले लिया? ऑड वाला ले लिया, कितना? जीरो 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 जीरो, ये वाला ऑड वाला ले लिया, ठीक है। इसके अलावा अगर आप जो है कोई भी इसका और सब सीक्वेंस अगर आप बनाना चाहेंगे, तो हम लोग इसके अलावा और भी कोई भी, ध्यान रखिएगा आपको कांस्टेंट सब सीक्वेंस बनाना है। कांस्टेंट सब सीक्वेंस का मतलब जैसे ना उसके टर्म क्या हो रहा है? टू 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 टू, ठीक है। सी 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 सी, कांस्टेंट सब सीक्वेंस में सिर्फ एक ही नंबर होगा जो बार 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 क्या करने वाला? रिपीट होने वाला है। तो सिर्फ दो ही सब सीक्वेंस आप बना पाएंगे, एक ये जो बना टू 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 टू, ये वाला एक सब कांस्टेंट सब सीक्वेंस बनेगा, और ये जीरो 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 जीरो, ये वाला जो एक कांस्टेंट सब सीक्वेंस बनेगा। तो इसके एग्जैक्टली टू कांस्टेंट सब सीक्वेंस बनने वाले हैं। इसका मतलब जो इसका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। कहा जा रहा है सीक्वेंस ए एन वेयर ए एन इज इक्वल टू वन प्लस माइनस वन की पावर एन डिवाइडेड बाई टू हैज, ठीक है। अब इसके बारे में फिर से देखिए, यहाँ पे माइनस वन की पावर एन का इन्वॉल्वमेंट हो गया है। इसका मतलब सब सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट वर्क करने वाला है। यहाँ पे कह रहे हैं ये वन कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस इसके पास होगा, टू कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस कन्वर्जेस टू द सेम पॉइंट, टू कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस कन्वर्जेस टू द डिफरेंट पॉइंट, और कहा जा रहा है नन ऑफ दीज, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग एक सब सीक्वेंस इसका ए टू एन बनाते हैं, तो ए टू एन कितना बनेगा? वन प्लस माइनस वन की पावर कितना हो जाएगा? टू एन, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? टू। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? वन प्लस माइनस वन की पावर इवन करेंगे तो वन आ जाएगा, डिवाइडेड बाई टू, तो टू बाई टू कितना हो जाएगा? वन आ जाएगा। इसका मतलब जो ये ए टू एन, ये जो सब सीक्वेंस हमने बनाया, इसमें टर्म्स कैसे आने वाले? वन 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 वन, इस तरीके से आने वाला है, जो कि कांस्टेंट सीक्वेंस है। और कांस्टेंट जो सीक्वेंस होती है वो हमेशा क्या होती है? कन्वर्जेंट होती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा एक हमने सब सीक्वेंस बना लिया जो कि क्या है? कन्वर्ज कर रही है। और दूसरा अगर हम ए टू एन माइनस वन की बात करें तो कितना आने वाला है? वन प्लस माइनस वन की पावर टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, ये कितना मिल जाएगा? वन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, माइनस वन की पावर ऑड नंबर करेंगे तो माइनस वन आएगा, तो वन माइनस वन कितना होगा? जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये ए टू एन माइनस वन वाली जो सब सीक्वेंस इसकी बनी, इसमें जो टर्म्स आने वाले कैसे आने वाला है? जीरो 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 जीरो। ये भी एक कांस्टेंट सीक्वेंस है, और कांस्टेंट सीक्वेंस हमेशा क्या होती है? कन्वर्जेंट होती है। अब ऑप्शंस में आ जाते हैं। ये कह रहा है कि इस सीक्वेंस के पास करें ओनली वन कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, गलत है, सिर्फ एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस तो नहीं है। ये कह रहा है टू कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस कन्वर्जेस टू द सेम पॉइंट, दो कन्वर्जेंट तो सीक्वेंस तो है, लेकिन ये जो जो इवन वाला सब सीक्वेंस बना, इवन टर्म्स वाला जो सब सीक्वेंस बना, ये वन की तरफ कन्वर्ज कर रहा है। किधर की तरफ कन्वर्ज कर रहा है? वन की तरफ। और दूसरा वाला किधर की तरफ कन्वर्ज कर रहा है? जीरो की तरफ कन्वर्ज कर रहा है। जो हमारा ये ए टू एन है, ये वन की तरफ कन्वर्ज कर रहा है, और जो ये ए टू एन माइनस वन है वो जीरो की तरफ कन्वर्ज कर रहा है। मतलब कन्वर्ज तो कर रहे हैं बट अलग अलग पॉइंट की तरफ कन्वर्ज कर रहे हैं। तो दूसरा ऑप्शन ये कह रहे हैं कि दोनों कन्वर्जेंट, दो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस इसके पास होंगे, बट दोनों सेम पॉइंट की तरफ कन्वर्ज करेंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में करें टू कन्वर्जेंट सब सीक्वेंसेस कन्वर्जेड टू द डिफरेंट पॉइंट, ये करेक्ट हो जाएगा हमारा। और जो फोर्थ ऑप्शन हमारा डी है, नन ऑफ दिस, वो भी क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए उस रिजल्ट में कुछ रिजल्ट्स हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। तीन रिजल्ट हम लोगों ने शुरुआत में देखे थे, ठीक है, उसको हम लोग थोड़ा सा और कुछ रिजल्ट्स को देख लेते हैं। शुरुआती में मैंने आपको थ्री रिजल्ट्स बताए थे आपको। अब देखिए चौथा रिजल्ट हमारा क्या होगा? फोर्थ पॉइंट का रिजल्ट क्या होगा? करा जरा, ए सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इफ एंड ओनली इफ इट्स एवरी सब सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ये कह रहे हैं कि अगर कोई सीक्वेंस है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो इसका कोई भी सब सीक्वेंस आप बनाएंगे तो वो भी क्या होगा? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा। और ये इफ एंड ओनली इफ वाला केस है। इसका मतलब कि अगर सारे सब सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो सीक्वेंस भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा, या सीक्वेंस अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो सब सीक्वेंस भी क्या होंगे? सारे सब सीक्वेंसेस क्या होंगे? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होंगे। अब ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग क्या होता है, डिक्रीजिंग क्या होता है, ये प्रीवियस लेक्चर में मैं इसको डिटेल में बता चुका हूं। अगर आप उन लेक्चर्स को नहीं देखें तो जरूर देखिए, ताकि आपको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। अगला पॉइंट हमारा क्या है? सीक्वेंस
उसी को ऊपर वाले कॉपी करना है। अ सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के बजाय अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिक्रीजिंग। ठीक है, अ सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग इफ एंड ओनली इफ इट्स एवरी सब सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। तो उसी से मिलता जुलता है। अब देखिए जो 6 नंबर का जो पॉइंट का रिजल्ट है, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है और कभी कभी क्वेश्चन में भी इस्तेमाल होता है। इसका नाम है बोल्जानो-वीएस्ट्रासिस थ्योरम फॉर द सब सीक्वेंसेस। ये क्या कहता है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। ठीक है, अगर कोई भी सीक्वेंस अगर आपको दिख जाए, कोई भी सीक्वेंस अगर आपको दिख गया जो कि आपको क्या दिख रहा है, बाउंडेड दिख रहा है। जैसे मान लिया कि मैंने 1/n की बात किया, ये सीक्वेंस जो हमारा है वो क्या है, बाउंडेड है। ठीक है, तो बाउंडेड तो निश्चित रूप से इसके पास कम से कम एक सब सीक्वेंस जरूर होगा जो कि क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा कि कोई भी अगर सीक्वेंस है जो कि बाउंडेड है तो उसके पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस जरूर होगा। ठीक है, ये बोल्जानो-वीएस्ट्रासिस थ्योरम है। कभी कभी डायरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछ लिया जाता है, कभी कभी इस पे इसका एप्लीकेशन आपसे पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एवरी सीक्वेंस हैज ए मोनोटोनिक सब सीक्वेंस। कोई भी सीक्वेंस अगर है उसके पास निश्चित रूप से एक मोनोटोनिक सब सीक्वेंस जरूर होगा। मोनोटोनिक का मतलब या तो वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा या तो मोनोटोनिक क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन ये है कि लेट ए एन बी ए सीक्वेंस गिवन बाई ए एन इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ sin n pi by 3 comma cos n pi by 3 when n is greater than or equal to 1, then which of the following statement is true about the subsequences a6n minus 1 and a6n plus 4। ठीक है, ऑप्शन है बोथ द सब सीक्वेंसेज आर कन्वर्जेंट, ओनली वन ऑफ द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। a6n माइनस 1 वाले जो सब सीक्वेंस है वो -1/2 की तरफ कन्वर्ज करेगा और a6n प्लस 4 वाले जो सीक्वेंस है सब सीक्वेंस है वो 1/2 की तरफ कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ये सब सीक्वेंस बना के आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, a6n-1 ये एक सब सीक्वेंस लिखने का एक तरीका है। इसमें मैं नेचुरल n क्या नेचुरल नंबर है, मैं 1 पुट करूंगा यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, 6 1 जा 6, 6 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, a5। n इज इक्वल टू 2 रखूंगा तो कितना आ जाएगा, 12 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, a11। n इज इक्वल टू 3 रखूंगा कितना आ जाएगा, a17 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाली जो हमारी ये जो हमारी जो सब सीक्वेंस है इसमें ये वाले टर्म्स आने वाले हैं। a6n-1 में a5 a11 a17 वाले टर्म्स जो है वो इस तरीके से टर्म आने वाले हैं। दूसरा जो सब सीक्वेंस हमारा है a6n+4 है। ठीक है, इसमें अब मैं अगर n इज इक्वल टू 1 रखूं तो कितना आएगा हमारे पास, a10 आएगा। ठीक है, a10 आएगा, फिर n इज इक्वल टू 2 रखेंगे, 6 2 जा 12, 12 प्लस 4 कितना आएगा, 16 आएगा हमारे पास, a16 आएगा। तो a10 a16 इस तरीके से जो है ओरिजिनल जो सीक्वेंस है उसके टर्म्स इस तरीके से टर्म्स आएंगे जो किसमें, इस वाले सब सीक्वेंस में। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं an बनाना चाहता हूं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग an बना लेते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे जो सब सीक्वेंस आने वाले हैं, पहला वाला जो सब सीक्वेंस है a6n-1 वाला, उसमें a5 वाला टर्म मतलब ओरिजिनल सीक्वेंस का a5 टर्म, a11 टर्म, a17 टर्म, इस तरीके के टर्म इसमें आने वाले हैं। और जो a6n+4 है उसमें a10 a16 इस तरीके के टर्म आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ओरिजिनल सीक्वेंस को थोड़ा डिटेल में बनाते हैं। तो ओरिजिनल सीक्वेंस हमारा क्या है, an मैं इस पेज पे लिख लेता हूँ, an इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, मैक्सिमम ऑफ साइन ऑफ n पाई बाई 3, साइन ऑफ n पाई बाई 3 और क्या है, कॉस ऑफ n पाई बाई 3 है। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं a1 निकालता हूं, मतलब n इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम ऑफ यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन पाई बाई 3। साइन पाई बाई 3 का मतलब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। और यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 रखेंगे, कॉस 60 हमारा क्या होता है, 1/2। और √3/2 और 1/2 में बड़ा कौन सा है, √3/2। इसका मतलब a1 हमारा जो आ गया वो कितना आ गया, √3/2 आ गया। इसी तरीके से a2 की बात करें तो मैक्सिमम ऑफ, अब यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2π/3 मतलब 120 डिग्री, साइन 120 कितना होता है, √3/2। और कॉस ऑफ 120 डिग्री हमारा जो होता है वो कितना होता है, -1/2 होता है। ठीक है ना, तो ये इसमें से मैक्सिमम कितना है, √3/2 है। इसी तरीके से अगर हम लोग a3 की अगर बात करें तो मैक्सिमम ऑफ, अब n इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो 3 3 कट जाएगा, साइन पाई यहाँ पे कॉस पाई, साइन पाई की वैल्यू 0, कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो 0 और -1 में हमारा जो मैक्सिमम है वो कितना है, 0 है। ठीक है, इसी तरीके से अगर फोर्थ टर्म अगर हम लोग निकालना चाहें तो मैक्सिमम ऑफ, अब यहाँ पे n इज इक्वल टू 4 रखेंगे, 4π/3 मतलब 240 डिग्री। ठीक है ना, तो 240 साइन 240 जो हमारा होता है वो कितना होता है, -√3/2। और कॉस ऑफ 240
डिग्री जो हमारा होगा वो कितना होगा, -1/2 हो जाएगा। तो इसमें से जो मैक्सिमम निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। अब देखिए A5 की अगर हम लोग बात करें, फिफ्थ टर्म अगर निकालना चाहें तो मैक्सिमम ऑफ 5 रखेंगे तो sin 300 हमारा कितना हो जाएगा, -√3/2, और cos ऑफ 300 हमारा कितना हो जाएगा, cos ऑफ 300 1/2 आ जाएगा। तो -√3/2 और 1/2 में जो मैक्सिमम है वो कितना, 1/2 है। सिक्स टर्म अगर हम लोग निकालें, छठा टर्म हम लोग निकालें तो मैक्सिमम ऑफ 6 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, sin 2π कितना होता है, 0, और cos 2π कितना होता है, 1 होता है। और इसमें मैक्सिमम हमारा कौन सा है, 1 है। देखिए आप सोच रहे हो कि इतने टर्म्स हम लोग क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि देखिए ये जो पीरियोडिक फंक्शन है sin nπ/3 और cos nπ/3 ये पीरियोडिक है। और इसका जैसे हम लोग देखिए n इसका एंगल कितना है, nπ/3, और उसका पीरियड कितना होता है, 2π। उससे कंपेरिजन कर दें, अगर पाई कट जाएगा तो n = 6। तो 6 नेचुरल नंबर आपको लेने पड़ेंगे, इसीलिए मैंने 6 टर्म यहाँ पे निकाले, A1 A2 A3 A4 A5 A6। इसके बाद ये फिर से क्या करेगा, रिपीट करेगा। मतलब जो A7 आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, A1 के बराबर आ जाएगा। A7 A1 के बराबर आ जाएगा, मतलब A7 = कितना आ जाएगा, √3/2। इसी तरीके से अगर मैं A8 निकालना चाहूंगा तो वो किसके बराबर आ जाएगा, A2 के बराबर आ जाएगा, और A2 कितना हमारा है, √3/2 है। और इस तरीके से टर्म हमारे आते जाएंगे, ठीक है। अब चलिए हमें बात करना है कि हमारा जो सब सीक्वेंस था वो पहले क्या था, A6n-1। A6n-1 का मतलब इसमें हम लोग कुछ टर्म्स लिखे थे, वो कितना था, A5 था, फिर कितना था, A11 था, और कितना था, A17 था, ठीक है ना। आइए देखते हैं कि क्या क्या इसकी वैल्यूज है। A5 की अगर बात करें, फिफ्थ टर्म, तो कितना है, 1/2 है। फिर 11 की अगर बात करें तो देखिए 6, फिर 7 हो गया, फिर 8, फिर 6 हो गया, फिर 7 कौन हो जाएगा, A1, फिर 8 कौन सा हो जाएगा, A2, 9 कौन सा हो जाएगा, A3, 10 कौन सा हो जाएगा, A4, और A11 कौन सा हो जाएगा, A5। तो जो A5 की वैल्यू है वही A11 की वैल्यू, मतलब 1/2। इसी तरीके से A17 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1/2। तो ये जो हमको सब सीक्वेंस मिला, ये कांस्टेंट सीक्वेंस है, और कांस्टेंट सीक्वेंस हमेशा क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। इसका मतलब A6n-1 कन्वर्जेंट है, और कहाँ की तरफ कन्वर्ज कर रहा है, 1/2 की तरफ कन्वर्ज कर रहा है। तो ये कंफर्म हो गया, ठीक है। चलिए दूसरा हमसे रिजल्ट के बारे में क्या पूछा था, A6n+4 कितना होगा। तो इसके कुछ टर्म्स लिखे थे हम लोगों ने। A6n+4 में किस तरीके के टर्म आने वाले हैं, इसमें आएगा A10, और फिर कौन सा आएगा, A10 के बाद A16 आएगा, ठीक है ना। A10 आएगा, A16 आएगा, A22 आएगा, इस तरीके के टर्म इसमें आएंगे। तो A10 का मतलब A4 के बराबर हो जाएगा। A4 हमारा कितना है, -1/2 है। फिर A16 भी कितना आ जाएगा, -1/2। फिर A22 भी कितना आ जाएगा, -1/2। तो ये भी आपको क्या दिख रहा होगा, कांस्टेंट सीक्वेंस दिख रहा है। कांस्टेंट सीक्वेंस हमेशा क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। इसका मतलब A6n+4 भी कन्वर्जेंट है, और कहाँ की तरफ कन्वर्ज कर रहा है, -1/2 की तरफ कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। तो आइए ऑप्शंस में देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो ये पहला कह रहे हैं कि बोथ द सब सीक्वेंसेस आर कन्वर्जेंट, ये तो करेक्ट है। फिर कह रहे हैं ओनली वन ऑफ द सब सीक्वेंसेस कन्वर्जेंट, गलत बात है। फिर ये कह रहे हैं A6n-1 -1/2 की तरफ कन्वर्ज कर रहा है। A6n-1 -1/2 की तरफ कन्वर्ज नहीं कर रहा, बल्कि वो 1/2 की तरफ कन्वर्ज कर रहा है। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन गलत है। फोर्थ ऑप्शन में कह रहे हैं A6n+4 1/2 की तरफ कन्वर्ज कर रहा है। A6n+4 हमारा 1/2 की तरफ नहीं, बल्कि हमारा -1/2 की तरफ कन्वर्ज कर रहा है। इसका मतलब ये भी हमारा ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप सो आपको सब सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे आज के लेक्चर को मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।